नमस्कार विद्यार्थियों, उत्कृष्ट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं बलवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो मेरे लाडलो, कैसी आप लोगों की तैयारी चल रही है? आइए आगाज करते हैं आज इस महामैराथन क्लास के भाग 3 का। पिछली 2 क्लासों के अंदर खूब मजे से आप लोगों ने इस महामैराथन क्लास का आनंद लिया होगा। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, हेलो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम, सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। चलिए फिर हम लोग आगाज करते हैं हमारे भाग 3 का। संसाधन और विकास से हम लोगों ने हमारी यात्रा प्रारंभ की थी, उस यात्रा को लेकर चलते हैं आगे। पूर्ण मनोयोग के साथ में क्लास के अंदर बने रहिए, खूब आनंद लेते रहिए। सबका स्वागत है, सबका स्वागत है। जो रोज पढ़ रहे हैं मेरे से उनका भी स्वागत है, जो नए आए हैं उनका भी स्वागत है। बच्चों, एक बात कहना चाहता हूं मेरे प्यारों, मेरे लाडलो, आप लोगों के लिए एक बात कहना चाहता हूं। क्या बात है? सुनिएगा। आप लोग बड़े ध्यान से उत्कर्ष के साथ में लगकर जमकर अपनी मजे से पढ़ाई कर रहे हैं और निश्चित ही आप लोगों ने जो लक्ष्य देखा है, जो सपना देखा है, कई लोग ड्रीम 100 भी लिख रहे हैं। वो ड्रीम 100 जरूर पूरा होना है, 100% पूरा होना है आपका वो सपना 100 वाला। तो चलिए उस सपने को साकार करने के लिए बढ़ाते हैं एक कदम उस लक्ष्य की ओर। एक हम लोगों ने जो अपने दिल के अंदर इरादा बना लिया है, उस इरादे को अब एक आकार रूप देते हैं, एक मूर्त रूप देते हैं। किसी ने सच कहा है, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है यारो कद आसमान का। और हमने तो बहुत ऊंचे उड़ने का हौसला बनाया, फिर हम क्यों देखें कि ये आसमान कितना ऊंचा है? जितना भी ऊंचा होगा हम तो उसको क्या करेंगे, अपनी मुट्ठी के अंदर पकड़कर रहेंगे, अपने पांव के अंदर उसको लाकर रहेंगे, अपने लक्ष्य को पूरा पाकर हम रहेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं हम लोग हमारे उसी ड्रीम 100 को साकार करने के लिए। उससे पहले एक बार अपनी इस क्लास को अपने जो और साथी हैं, अभी तक सोए हुए हैं कई सारे लोग, उनको भी जगा दो और कह दो आ जाओ क्लास के अंदर, क्लास शुरू हो चुकी है, शेयर कर दीजिए उनको। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग हमारे संसाधन की ओर। हम लोगों ने इससे पहले वाली क्लास के अंदर संसाधन के बारे में जब बात की थी तो एक बहुत अच्छी बात हम लोगों ने देखी कि ये जो संसाधन है एक निश्चित मात्रा में है, और निश्चित मात्रा में है इसलिए इन संसाधनों का दुरुपयोग ना हो। तो हम लोगों ने 1992 के अंदर ब्राजील के रियो डी जनेरियो के अंदर जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ, उस पृथ्वी सम्मेलन के बारे में भी बात की, और साथ साथ में हम लोगों ने बात की थी यहां पर ब्राजील के अंदर होने वाले इस पृथ्वी सम्मेलन के बारे में। कब पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 के अंदर। कहां हुआ था? तो ब्राजील के अंदर एक शहर है, शहर का नाम है रियो डी जेनेरो, और रियो डी जेनेरो के अंदर हुआ था पृथ्वी सम्मेलन। यहीं से एक एजेंडा निकला था, उस एजेंडा का नाम हम लोगों ने देखा था। एजेंडा क्या है? यह है एजेंडा 21। और यहीं से एक शब्द मिल गया था हम लोगों को, और कौन सा शब्द मिला था? वो शब्द मिला था सतत पोषणीय विकास। कौन सा शब्द मिला था? ये सतत पोषणीय विकास शब्द आ जाता है। विकास के बारे में तो खूब सुनते हैं, विकास के बारे में तो खूब पढ़ते हैं, लेकिन यहां ये जो सतत पोषणीय विकास आया है, भला ये सतत पोषणीय विकास है क्या? किसको कहा जाता है ये सतत पोषणीय विकास? तो आइए हम बात करेंगे आज हमारी क्लास को स्टार्ट इस सतत पोषणीय विकास से करते हैं। किसको कहा जाता है सतत पोषणीय विकास? किसको कहेंगे सतत पोषणीय विकास? विकास का ये जो नया रूप सामने आया है सतत पोषणीय विकास, ये विकास है कैसा? एक बात बताओ, आप स्कूल गए हुए हो, घर आ रहे हो, और घर आने पर आप लोगों ने देखा कि आपकी रसोई के अंदर केवल और केवल 3 रोटियां बची है। ध्यान रखना, गंभीरता से मेरी बात को सुनना। आप स्कूल से आ गए हो, घर पे आपका भाई अभी तक आना है, और केवल 3 रोटियां पीछे बची है, और आपको बड़ी तेज की भूख लगी है, और वो 3 की 3 रोटियां आप खा जाते हो। तो विकास किसका है? केवल आपका। विकास किसका है? केवल आपका। अब आप क्या करोगे? बड़ी महानता दिखाओगे, चलो हम भूखे रह जाएंगे लेकिन हमारे भाई के लिए हम रोटी बचाकर रखेंगे। तो आपका विकास नहीं हुआ। विकास किसका हुआ? भाई का विकास हुआ। हमको करना क्या है? हमको इस प्रकार से उन रोटियों का उपयोग करना है, हमारा पेट भी भर जाए और बाद में जो आने वाला व्यक्ति है उसका पेट भी भर जाए। तो प्यारों, यह जो उदाहरण है वो उदाहरण क्या है? सतत पोषणीय विकास। कैसे? हमने तो उसका उपयोग किया, लेकिन अपने बाद में आने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी हम लोगों ने क्या किया? बचाकर रखा। तो सतत पोषणीय विकास की जब परिभाषा देखें तो सतत पोषणीय विकास की परिभाषा क्या कहती है? कहती है संसाधनों का, 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 संसाधनों का,
संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करना कि इस प्रकार से उपयोग करना कि पर्यावरण का नुकसान ना हो तथा वर्तमान की आवश्यकताओं को भी वर्तमान की आवश्यकताओं को इस प्रकार से पूरा किया जाए, इस प्रकार से पूरा किया जाए कि भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए भी, आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधनों का संरक्षण हो सके। जो मैंने अभी आप लोगों को उदाहरण दिया था, ठीक उसी उदाहरण से इस बात को समझ लो। हमारा पेट तो भर ही जाए, हमारा पेट तो भर ही जाए, लेकिन हमारे पेट भरने के साथ साथ में पीछे आने वाले जो लोग हैं उनका भी पेट भरना चाहिए। ऐसा नहीं खाली हम पेट भर ले, दकार मार ले, आने वाले बैठे रहो, ये विकास नहीं है। हमारा विकास हो जाएगा लेकिन हमारे आने वाले लोगों का पेट नहीं भरेगा। तो यहां पर क्या करें, संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि पर्यावरण को कोई नुकसान भी ना हो और बिना नुकसान पहुंचाए वर्तमान की आवश्यकताओं को तो पूरा कर ही ले, हम हमारी आवश्यकताओं को तो पूरा करें, लेकिन साथ ही साथ एक चीज और ध्यान में रहे। क्या ध्यान में रहे? आने वाली जो पीढ़ियां है, भविष्य के अंदर जो लोग आएंगे, जो आने वाली पीढ़ियां है, उन लोगों के लिए भी हम क्या करें, संसाधनों को बचा कर रखें। उन लोगों के लिए भी क्या करें, हम संसाधनों का संरक्षण करके रहे। इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इसके लिए प्यारों हम लोगों को बनानी पड़ेगी एक योजना। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? एक योजना बनानी पड़ेगी। और उस योजना को क्या कहा जाता है? उस योजना को कहा जाता है संसाधन नियोजन। उस योजना को क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा संसाधन नियोजन। अच्छा, मैं एक नियोजन शब्द यहां पर बोल रहा हूं संसाधन के पीछे। यह नियोजन क्या होता है, किसको कहा जाता है नियोजन? गंभीरता से सुनते जाइएगा, क्योंकि यहां जो पढ़ाया जा रहा है ना, निश्चित समझना, इसमें से ही आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न आएंगे। एक भी प्रश्न बार नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं आप लोगों से लेता हूं। अगर आपने यहां से ध्यान से सुन लिया तो गारंटी है, निश्चित है, आप लोगों को बोर्ड के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो ध्यान रखना, संसाधन नियोजन क्या है, किसको कहा जाता है नियोजन? तो यहां ये जो नियोजन शब्द आया है, इस नियोजन शब्द का अर्थ होता है योजना, या हम कहें तो प्लानिंग। योजना या प्लानिंग। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर के अंदर कोई भी काम होता है, उस काम को बनाने से पहले क्या कर ली जाती है? योजना बना ली जाती है। जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो आप लोगों ने भी पूरी की पूरी क्या कर रखी है? एक योजना बना रखी है कि हम लोग एसएसटी को इतना टाइम देंगे, गणित को इतना टाइम देंगे, विज्ञान को, इंग्लिश को, संस्कृत को, हिंदी को, सबको क्या कर रखा है? एक निश्चित समय के अंदर बांट रखा है। फिर उस हिसाब से आप क्या कर रहे हो? पढ़ाई करते जा रहे हो, और उस हिसाब से पढ़ाई करते करते लास्ट के अंदर आप क्या करोगे? अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कोई योजना नहीं बनाई है, मन मर्जी से क्या कर रहे हैं? चलते जा रहे हैं, और मन मर्जी से चल रहे हैं, उनको उतनी सफलता प्राप्त नहीं होगी जितनी की कोई प्लानिंग के साथ में, जितनी की कोई योजना के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोगों को भी क्या करना है? हम लोगों को भी इन संसाधनों का विकास करने के लिए, इन संसाधनों का संरक्षण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बनानी पड़ेगी योजना। क्यों योजना बनानी पड़ेगी? क्योंकि बिना योजना बनाए हम इन संसाधनों का संरक्षण नहीं कर सकेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल क्या कर रहे हैं? अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपना पेट भरने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए संसाधनों का दोहन करते जा रहे हैं, संसाधनों का दुरुपयोग करते जा रहे हैं। अब ऐसे लोग जब संसाधनों का दुरुपयोग करेंगे तो वास्तव में जो हकदार है, जिन लोगों को मिलना चाहिए, उन लोगों के पहुंच से संसाधन क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। उन लोगों को संसाधन मिल नहीं पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? हम बना ले उनके लिए ये एक प्रकार की
योजना। अब योजना बनाए, कैसे योजना बनाए? आप लोग अगर भारत के राज्यों को देखो तो भारत के राज्यों को देखोगे तो आप लोगों को एक चीज नजर आएगी। क्या चीज नजर आएगी? कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां बहुत अधिक संसाधन है, बहुत अधिक संसाधनों के अंदर आत्मनिर्भर है, और कई सारे लोग ऐसे हैं जो संसाधनों के अंदर आत्मनिर्भर नहीं है, वहां संसाधनों की क्या है, कमी नजर आती है। जैसे मैं आप लोगों को उदाहरण दूं तो यहां हम झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को देखें। जैसे हम एग्जाम्पल देकर बात करें तो उदाहरण के रूप में देखें हम छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश, ये जो 3 राज्य है, इन 3 राज्यों के अंदर क्या है? इन 3 राज्यों के अंदर खनिज संसाधन सर्वाधिक है, खनिज संसाधन सर्वाधिक है। ऐसे ही हम बात कर ले हमारे राजस्थान की और गुजरात की, तो राजस्थान और गुजरात की बात करें तो इन क्षेत्रों के अंदर किसकी संभावना ज्यादा है? तो यहां पर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की संभावना ज्यादा है। लद्दाख को देखें तो सांस्कृतिक रूप से तो बड़ा संपन्न है, लेकिन पानी की वहां पर कमी है। यहां सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की संभावना तो है, लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर हमारे जल की कमी है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ज्यादा कम हो ही रहा है। कहीं एक चीज ज्यादा है तो कहीं दूसरी चीज की कमी आ रही है। जैसे हम बात करें छत्तीसगढ़, झारखंड के अंदर तो कोयला और खनिज यहां पर खूब है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखें तो वहां पर भी जो संसाधन है वो संसाधन हम लोगों को खूब मिलेंगे, लेकिन वहां पर बराबर विकास नहीं हो पा रहा है। वहां पर जो है वो विकास की क्या हो रही है? कमी नजर आ रही है। राजस्थान की बात की तो राजस्थान के अंदर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा मिलेगी, तो जल की क्या है? कमी है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? इस प्रकार से एक योजना बनानी चाहिए कि वो जो छत्तीसगढ़ और झारखंड के अंदर कोयला है वो राजस्थान वालों के काम आए, और राजस्थान की जो बिजली है सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से बनने वाली, उसको छत्तीसगढ़, झारखंड तक क्यों ना पहुंचा दिया जाए। अरुणाचल प्रदेश के अंदर संसाधन है लेकिन विकास की कमी है, तो वहां विकास करके उन संसाधनों का क्या किया जाए? पूरी तरह से उपयोग किया जाए। इधर लद्दाख की बात करें, कश्मीर की बात करें तो कश्मीर के अंदर, लद्दाख के अंदर हम लोगों को कई प्रकार की रंग बिरंगी संस्कृति नजर आ जाती है, लेकिन शीत मरुस्थल है, और शीत मरुस्थल होने के कारण उस मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर अक्सर हम लोगों को कमी नजर आ जाती है। किसकी? पानी की। जैसा राजस्थान का हाल वैसा ही लद्दाख का हाल। तो वहां क्या किया जाए? वहां किसी प्रकार से जल को पहुंचाकर उन लोगों के जीवन को क्या किया जाए? नई ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाए। इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? नियोजन करना पड़ेगा, योजना बनानी पड़ेगी। बिना नियोजन के, बिना योजना के हम यहां तक पहुंच नहीं सकते। हम लोग अपने इस काम को अंजाम दे नहीं सकते। तो हम लोगों को पूरी तरह से यहां तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? बनानी पड़ेगी योजना। अब योजना बनाए तो दूसरी जगह पर कहां जाए? चलो भारत के अंदर ही योजना बना लेते हैं। तो हम देखेंगे कि हमारा देश भारत प्राकृतिक संसाधनों के रूप में, हमारा देश भारत प्राकृतिक संसाधनों में आत्मनिर्भर है। हमारे यहां पर प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन प्यारों हम लोगों को एक उदाहरण मिलता है जापान का। जापान में देखें तो जापान में प्राकृतिक संसाधन बहुत कम है। भारत के अंदर प्राकृतिक संसाधन बहुत ज्यादा है, लेकिन जापान की बात करें तो जापान के अंदर प्राकृतिक संसाधन क्या है? बहुत कम है। तो जापान में प्राकृतिक संसाधन कम है, हमारे यहां पर प्राकृतिक संसाधन ज्यादा है, लेकिन फिर भी हमसे आगे कौन है? जापान। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? किस कारण से? जबकि जापान के अंदर भूकंप भी ज्यादा आते हैं, जापान के अंदर ज्वालामुखी भी ज्यादा फटते हैं। दुनिया का एकमात्र देश जिसने परमाणु बम का हमला झेला है, परमाणु आक्रमण झेला है, वो देश भी कौन सा है? जापान। यानी चारों तरफ से हम देखें तो जापान के अंदर तबाही रही है, लेकिन फिर भी आज दुनिया के विकसित देशों की श्रेणी के अंदर खड़ा है जापान। कारण क्या है? उसका कारण क्या है कि जापान हम लोगों से इतना आगे बढ़ चुका है, जापान हम लोगों से इतना आगे निकल चुका है, और वहां पर प्राकृतिक संसाधन न के बराबर, प्राकृतिक संसाधनों की बिल्कुल वहां पर क्या है? कमी नजर आती है। उसका एक ही कारण है प्यारों कि जापान मानव संसाधन के अंदर क्या है? बहुत आगे है।
जापान क्या है, मानव संसाधन के अंदर बहुत आगे, जबकि भारत प्राकृतिक संसाधन में आगे, लेकिन हम लोग संसाधनों की प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, संसाधनों का ढंग से नियोजन नहीं कर पा रहे हैं, संसाधनों का किस प्रकार से उपयोग करना है उसके लिए अभी हम लोग थोड़े पीछे चल रहे हैं। और जापान ने अपने ही मनुष्यों को आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन बनाकर जो भी संसाधन या बाहर से जो भी ला रहा है उसका उसने उपयोग करना सीख लिया है। उसने क्या किया है, उपयोग करना सीख लिया है, और फिर वो क्या कर रहा है, हमसे आगे निकल रहा है। तो क्यों ना हम भी हमारे जो संसाधन है उन संसाधनों का ढंग से उपयोग करें, और उन संसाधनों का ढंग से उपयोग करें और बढ़े फिर हम भी जापान की राह पर। तो क्या करना पड़ेगा, संसाधनों का करना पड़ेगा नियोजन, संसाधनों की करनी पड़ेगी हमको प्लानिंग। संसाधनों की प्लानिंग कैसे करें, ये प्लानिंग कोई सरल नहीं है, ये प्लानिंग भी कैसी है, बड़ी कठिन प्रक्रिया है। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर के अंदर अगर कोई शादी होती है, कोई फंक्शन होता है, तो उसकी बहुत पहले योजना बननी प्रारंभ हो जाती। इतना रुपया यहां से आ जाएगा, इस रुपए से हम सोना खरीद लेंगे, इस पैसे से हम लोग मिठाई वालों को या खाना बनाने वाले को दे देंगे, इस इतना रुपया हम लोग टेंट वालों को देंगे, इतने से ये सामान आएगा, इतने से ये आएगा। यानी पूरी की पूरी क्या करती करे एक योजना बनाई जाती, एक प्लानिंग बनाई जाती है। ऐसे ही इन संसाधनों का समुचित उपयोग करने के लिए भारत के अंदर भी योजना बनती है, और योजना बनाने के लिए 3 अलग अलग स्टेप आते हैं, 3 अलग अलग चरण रहते हैं। वो 3 अलग अलग चरण कौन से रहेंगे, उन 3 चरणों के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमारे पास में आ जाता है, क्यों ना उसकी क्या कर ली जाए, एक बना ली जाए तालिका। क्या करनी जाए, तालिका बना ली जाए। तालिका का मतलब क्या होता है, तालिका का मतलब होता है सारणी। तालिका का मतलब क्या होता है, सारणी। हम लोगों को क्या करना चाहिए, एक सारणी बना लेनी चाहिए। कैसे सारणी बना लें, तो यहां पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हमारे देश में अलग अलग जो प्रदेश है, उन अलग अलग प्रदेशों के अंदर हम लोगों को सबसे पहले कर लेनी चाहिए संसाधनों की पहचान। भैया उत्तर प्रदेश के अंदर कौन से हैं, झारखंड के अंदर कौन से खनिज ज्यादा है, मध्य प्रदेश के अंदर कौन से खनिज ज्यादा है, हमको पूरी की पूरी एक लिस्ट बना लेनी चाहिए। कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से खनिज ज्यादा है, और फिर उनकी बना ले हम पूरी पूरी लिस्ट। और पूरी पूरी लिस्ट बनाने के बाद फिर वहां पर पूरी पूरी लिस्ट कैसे बनेगी, वहां का सर्वेक्षण किया जाए, मानचित्र बनाया जाए, और उन संसाधनों के गुण क्या है और कितनी मात्रा के अंदर है वो, उनका पूरा का पूरा एक आइडिया लिया जाए, एक अनुमान लगाया जाए। और उनका अनुमान लगाने के बाद, उनका एक आइडिया लेने के बाद, वहां का सर्वे करने के बाद, वहां के मानचित्र को तैयार करने के बाद हम बना लेंगे एक सारणी। अब सारणी जब बन जाएगी, एक तालिका हमारे पास में आ जाएगी, तो हमको पता रहेगा कि हां इतनी इतनी मात्रा के अंदर ये चीज हमारे पास में इस क्षेत्र के अंदर रखी हुई है। हमारे घर पे मेहमान आ जाए तो हमको पता होता ना कि हाँ घर के अंदर चाय कितनी है, शक्कर कितनी है, आटा कितना है, सब कुछ पता होगा, तभी तो उस हिसाब से कार्य करेंगे। अब मेहमान आ गए, 50 जने घर के अंदर खाने के लिए पड़ा है, 10 जनों के लिए, तो बताओ योजना काम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, फिर भागदौड़ होगी। तो पहले से क्या होना चाहिए, हम लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ इतना हमारी आवश्यकता है, और उस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इतनी इतनी चीजें हमारे पास में है। तो सबसे पहला काम क्या हो गया, सबसे पहला काम हो गया ये तालिका बनाई जाए या फिर सारणी बनाई जाए। तो तालिका बना ली, सारणी बना ली। तालिका और सारणी बनाने के बाद फिर क्या किया जाए, तो बताया गया है संसाधन विकास योजना। संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। अब देखो, संसाधनों के विकास करने के लिए जो योजनाएं लागू की जाती है, उन योजनाओं को इस हिसाब से लागू किया जाए, उस हिसाब से उन योजनाओं को उन क्षेत्रों के अंदर रखे जाए। जैसे हम बात करें, हम लोगों ने कहा कि भाई छत्तीसगढ़ के अंदर लोहा ज्यादा निकल रहा है। एक उदाहरण मान लिया हम लोगों ने, एक एग्जांपल ले लिया हम लोगों ने कि छत्तीसगढ़ के अंदर लोहा ज्यादा निकल रहा है। अब लोहा ज्यादा निकल रहा है तो ऐसी स्थिति में वहां कौन से उद्योग स्थापित करने चाहिए, लोह इस्पात के उद्योग स्थापित करने चाहिए, या वहां पर कपड़ा उद्योग स्थापित कर दें, और वहां के लोगों में लोह इस्पात उद्योग का ही कौशल विकसित करना चाहिए। तो वहां लोहे की या इस्पात की फैक्ट्री लगाई जाएगी, वही टेक्नोलॉजी वहां पर लाई जाएगी, और उन लोगों के अंदर वही कौशल या स्किल डेवलप किया जाएगा। तब जाकर उस संसाधन उस संसाधन का अच्छी तरह से उपयोग हो पाएगा, वरना उस संसाधन का पूरा पूरा उपयोग नहीं हो पाएगा। फिर देखें तीसरा,
राष्ट्रीय विकास योजनाओं को, जो संसाधन विकास योजना है, उन संसाधन के विकास करने की योजनाओं को जो राष्ट्र के विकास की योजना है उनके साथ में क्या करना चाहिए, मिला देना चाहिए, उनके साथ में इसको भी शामिल कर देना चाहिए। समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन, समन्वय का मतलब क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन, किस किस के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना है, कोऑर्डिनेशन स्थापित करना है। पूरे देश की जो विकास के लिए योजना बनाई गई है उन योजनाओं को किसके साथ में लाकर मिलाना है, तो मिलाना है संसाधन विकास की योजनाओं के साथ में। इन योजनाओं को मिलाकर फिर क्या कर सकते हैं, फिर हम हमारे देश के अंदर संसाधनों का तरीके से, संसाधनों का सही ढंग से, संसाधनों का नियोजित तरीके से उपयोग कर सकेंगे। संसाधनों के लिए हम पूरी की पूरी प्लानिंग बना पाएंगे। क्यों ऐसा करना क्यों आवश्यक है, ऐसा करना इसलिए आवश्यक है कि कहीं ये संसाधन कुछ मुट्ठी भर जो अमीर लोग हैं, धनवान लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उन लोगों के हाथ में ना चले जाए। कहीं ऐसा ना हो हम तो हाथ पर हाथ धरे, गाल पर हाथ धरे बैठे रहें, देखते रहें और वो सारे के सारे हमारे जो संसाधन है उन संसाधनों का उपयोग कर करके एक दिन इस पृथ्वी को, हमारे भारत क्षेत्र को संसाधन विहीन बना दे। महात्मा गांधी की एक बहुत अच्छी बात याद आ रही है। क्या कह रहे हैं महात्मा गांधी, सुनिएगा। यहां पर गांधी जी ने कहा है कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत कुछ है। यानी भारत के पास में इतने सारे संसाधन हैं कि उन संसाधनों से व्यक्ति की इच्छा पूरी की जा सकती है। हमारे यहां पर व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। हां, जरूरत हो उस जरूरत को हम पूरा कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी के मन में कोई लालच आ रहा है, उस लालच को पूरा करने के लिए हमारे पास में कुछ भी नहीं है। हम आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं लेकिन लालच को पूरा नहीं कर सकते हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं गांधी जी, बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, सुनना। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। समझे इस बात को, पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। क्या मतलब हुआ, इस मतलब को मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाता हूं। अच्छा बताओ कौन कौन तैयार हो, मैं यहां पे जो कहानी बता रहा हूं उस कहानी को सुनने के लिए। इस टॉपिक से संबंधित एक बहुत छोटी सी स्टोरी है, हालांकि 4-5 लाइन की है, लेकिन इस बात को अच्छे से आपके दिमाग के अंदर डाल देगी। तो सुनिएगा क्या कहा जा रहा है। यहां पर एक व्यक्ति अपनी बैलगाड़ी के ऊपर खूब सारी अनाज की बोरियों को लाद कर जा रहा था। वो आदमी अपने अनाज की बोरियों को बैलगाड़ी के ऊपर लेकर जा रहा था। रास्ते में एक बोरी जो थी वो नीचे गिर जाती है। अब एक बोरी नीचे गिरी, इतने में कहीं से घूमते घूमते एक गाय आ गई और उस गाय ने आकर उस बोरी के अंदर क्या किया, अपना मुंह डाला, अपने सींग से बोरी, अनाज की जो बोरी थी उस बोरी को फाड़ दिया। और बोरी को फाड़ने के बाद कुछ जो अनाज था उस अनाज को अपने मुंह में भर लिया। फटाफट उस गाय ने अनाज को खाना शुरू किया। खाकर अपना मुंह भरा और एक तरफ जाकर बैठ गई और बैठकर जाकर वो अपने मुंह को चलाने लगी, वो जुगाली करने लगी। कुछ देर बाद वहां पर एक चूहा आया। चूहे ने भी फटाफट उस अनाज को लिया, अपने मुंह में रखा, एक तरफ गया और जाकर कुतर उस अनाज को कुतरने लगा। इतने में उड़ती एक चिड़िया आ जाती है। चिड़िया ने भी क्या किया, उस अनाज की बोरी को देखा और अनाज की बोरी को लेकर वहां से कई सारे जो अनाज के दाने थे अपने मुंह के अंदर भर लिए। फुर करती उड़ गई, अपने घोंसले के अंदर गई, कुछ दाने अपने बच्चों के मुंह में रखे और कुछ दाने अपने पेट के अंदर वो डाल देती है। इतने में घूमते एक वहां पर आदमी भी पहुंच जाता है। अब आदमी भी वहां पर पहुंचा है और उस आदमी ने देखा कि अरे अनाज बिखरा पड़ा है। उस आदमी ने फटाफट 1-2 अनाज की फाकी ली, 1-2 अनाज को लिया, अपने मुंह के अंदर रखा और बाकी का जो अनाज था वो भर कर अपने थैले के अंदर डालने लगा। थैला भरकर वहां से दूर अपने घर के अंदर चला जाता है। अब देखो यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना, 4 प्राणी यहां पर आते हैं। कितने प्राणी आते हैं? 4। सबसे पहले गाय आई, उसके बाद में चूहा आया, चूहे के बाद में वहां पर हम लोगों ने देखा चिड़िया आई और लास्ट में कौन आया? लास्ट में मनुष्य आया। अब इनमें चारों में सबसे ज्यादा स्वार्थी कौन नजर आया? सबसे ज्यादा मतलबी कौन नजर आया? कौन अपने स्वार्थ को वहां पर पूरा कर रहा है? मनुष्य। बाकी सब केवल क्या कर रहे हैं? अपना पेट भर रहे हैं।
गाय आती है, अनाज खाती है, फिर जुगाली करती है और जाकर बैठ जाती है। चूहा आता है, अनाज भरता है, कुतर कुतर करता है, साइड में चला जाता है। चिड़िया आती है, दाने मुंह में लेती, बच्चों का पेट भरती, खुद का पेट भरती, चुपचाप बैठ जाती है। लेकिन अपनी कुबुद्धि के कारण दूसरों के हक को भी अपने पास में डकारने, अपने खुद की पेट के अंदर डालने वाला कौन था? मनुष्य था। वो क्या करता है? औरों के भी जो अधिकार के अंदर आने वाला था उसको लेकर चला है। वो पेट नहीं भरता है, वो क्या कर रहा है? पेट ही भरने की कोशिश कर रहा है। वो तो चाह रहा है जितना है वो सारा का सारा मैं ले जाऊं, उस सारे के ऊपर क्या करूं? मैं अपना अधिकार स्थापित कर लूं। तो अब यहां ये जो संसाधन की बात हम कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल यहां पर इसी प्रकार से वो सटीक बैठ रही है। कैसे सटीक बैठ रही है प्यारों, कैसे सटीक बैठ रही है लाडलों? तो यहां पर एक बात देखो, गांधी जी की बात फिर दोहराओ, परीक्षा के अंदर सवाल बन सकता है। महात्मा गांधी ने संसाधनों के संरक्षण हेतु क्या बात कही है? महात्मा गांधी का संसाधन संरक्षण हेतु क्या कथन था? स्पष्ट कीजिए। तो यहां पर उस कथन को देखें, तो कथन को देखने के बाद क्या आ रहा है? हमारे पास इतना कुछ है कि हम हर व्यक्ति की क्या कर सकते हैं? आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, जरूरत को पूरा कर सकते हैं, लेकिन हम व्यक्ति के लालच को पूरा नहीं कर सकते। आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, बिल्कुल आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, लेकिन हम लालच को पूरा नहीं कर सकते हैं। हम पेट भर सकते हैं, लेकिन हम लोगों की पेटी नहीं भर सकते। हमारे पास में जो कुछ भी वो पेट भरने के लिए, पेटी भरने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं महात्मा गांधी। और इसी प्रकार से हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को करना है हमारे संसाधनों का संरक्षण। इसी प्रकार से हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को करना है संसाधनों का संरक्षण। और संसाधनों का संरक्षण हुआ नहीं तो क्या होगा? धीरे धीरे आते आते एक दिन हम संसाधनों से हाथ धो बैठेंगे। आप लोगों को पता ना, अति हर चीज की खराब होती है, अति हर चीज की खराब होती है। अगर किसी काम को अत्यधिक मात्रा में किया जाए तो वही हमारे लिए क्या होगा? हानिकारक बन जाएगा। चलो भारत के अंदर तो हम लोगों ने ये देख लिया, दुनिया की क्या स्थिति है, दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। तो दुनिया के अंदर भी इसी प्रकार से जागृति फैलाई जा रही है, इसी प्रकार से लोगों को चेताया जा रहा है, संसाधनों का संरक्षण करो, संसाधनों को बचाओ। ऐसी कोई पहल हुई? उदाहरण तो दो सर, फिर हम इस बात को मानेंगे। तो आओ मैं आप लोगों को तीन उदाहरण दे देता हूं, और तीन उदाहरण दूं तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लब ऑफ रोम की। ये क्लब ऑफ रोम जो था, ये कब स्थापित हो रहा है? ये हो रहा है 1968 के अंदर। 1968 के अंदर क्लब ऑफ रोम की जो स्थापना हुई, उस क्लब ऑफ रोम के अंदर क्या कहा जा रहा है? उस क्लब ऑफ रोम के अंदर देखें तो उस क्लब ऑफ रोम के अंदर आ रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधनों के संरक्षण की वकालत करने हेतु 1968 में क्लब ऑफ रोम की स्थापना हुई। अब पहला प्रयास कब हो रहा है? पहला प्रयास हो रहा है 1968 के अंदर। उसके बाद देखें दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे हमारे सामने आ रही है स्थिति 1974 की। 1974 के अंदर क्या हो रहा है? एक बहुत अच्छे विद्वान जिनका नाम है सुमेसर, और सुमेसर एक पुस्तक लिख रहे हैं। सुमेसर की पुस्तक का नाम क्या है? सुमेसर की पुस्तक का नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इनकी पुस्तक का नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। इस स्मॉल इज ब्यूटीफुल में सुमेसर क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं सुमेसर? तो सुमेसर ने लिखा है कि गांधी जी ने जो बात कही है पेट भरने के लिए है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। यह बात क्या है? बिल्कुल सही है। हम लोग आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, हम लोग लालच को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए लालच को छोड़ो, आवश्यकता तक सीमित रहो और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों का उपयोग करो। ऐसे ही हम देखें तीसरी स्थिति आती है हमारे पास में 1987 में। कब आ रही? 1987 के अंदर। 87 के अंदर क्या हो रहा है? तो बताया गया है ब्रुंटलैंड आयोग की स्थापना हो रही है, और ब्रुंटलैंड आयोग क्या कर रहा है? एक रिपोर्ट दे रहा है, और इस रिपोर्ट को फिर क्या किया जा रहा है? प्रकाशित किया जा रहा है। किस नाम से प्रकाशित किया जा रहा है? तो इस पुस्तक को प्रकाशित किया जा रहा है हमारा साझा भविष्य। किस रूप में प्रकाशित किया है? हमारा साझा भविष्य के रूप में प्रकाशित किया है। क्या बात कही जा रही है इस ब्रुंटलैंड आयोग के द्वारा? इस ब्रुंटलैंड आयोग ने जो रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट के अंदर विश्व स्तर पर संसाधनों के संरक्षण के अंदर अपना योगदान दिया है।
इस रिपोर्ट के अंदर कौन से विकास की बात की गई है? सतत पोषणीय विकास की बात कही गई है। प्यारो, मैंने अभी आप लोगों से बात को जब प्रारंभ किया था तो मैंने सतत पोषणीय विकास से ही बात को प्रारंभ किया था और मैंने आपको सतत पोषणीय विकास बताया था। किसको कहा जाता है सतत पोषणीय विकास? हमारी आवश्यकता तो पूरा हो, पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचे और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम बचाकर रख सके, वो क्या है? वो है सतत पोषणीय विकास। और इसी सतत पोषणीय विकास की बात को फिर कहां दोहराया जा रहा है? 1987 के अंदर ब्रुटलैंड आयोग के द्वारा। और चौथी कोशिश कब हो रही है? चौथी कोशिश होती है 1992 के अंदर, जो आप लोगों ने पहले देखी, रियो डी जनेरिया के अंदर हो रहा है पृथ्वी सम्मेलन। रियो डी जनेरिया के अंदर क्या हुआ? पृथ्वी सम्मेलन हुआ। और उस पृथ्वी सम्मेलन के द्वारा क्या निचोड़ निकला? किस बात को रखा गया? कौन सी बात हमारे सामने आई? यही बात सामने आई, हम लोगों को पृथ्वी का संरक्षण करना है। एजेंडा 21 लेके आना है। 21 ऐसे नियम बनाने हैं जिन नियमों के माध्यम से हम संसाधनों का संरक्षण कर सके, हम संसाधनों को बचाने में कामयाब हो पाए। ये कहां हो रही है? ये हो रही है रियो डी जनेरिया के अंदर। अब संसाधनों की बात हुई तो सबसे पहले कौन से संसाधन की चर्चा करें, ये बता दो। सबसे पहले जो चर्चा होगी वो चर्चा होगी भू संसाधन के बारे में। भू संसाधन किसको कहा जाता है? भूमि क्या है? आओ उस भूमि के बारे में या भू संसाधन के बारे में हम लोग एक बार थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। भू संसाधन, भू यानी क्या है? भू किसको कहा जाएगा? भू कहा जाएगा भूमि को। भू शब्द किसके लिए काम में लिया जाएगा? भूमि के लिए। संसाधनों की परिभाषा क्या है? संसाधनों की परिभाषा देखें, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली वो वस्तुएं जो सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, आर्थिक रूप से संभाव्य हो और उनके लिए तकनीकी हमारे पास में है, वो क्या है? वो सारे के सारे संसाधन कहलाते हैं। उसको क्या कहेंगे? उनको संसाधन कहेंगे। तो यहां पर भी पृथ्वी जो है, भूमि जो है, वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। देखो, कोई भी काम होगा ना, बिना भूमि के, बिना पृथ्वी के कोई उड़ीकर तो हम कर नहीं सकते। हमारे लिए सबसे पहली आवश्यकता क्या है? जमीन। जमीन पे टिके रहें, जमीन पे बने रहें। और जमीन पे टिके रहें, जमीन पे बने रहेंगे तभी तो कोई काम हो पाएगा, वरना कोई चांद पे तो प्लॉटिंग काटने से रहे। ऐसा थोड़ी कि हमें भी मंगल ग्रह पे ले जाओ, हम भी मंगल ग्रह पे जाएंगे और वहां जाकर हम हमारा काम प्रारंभ करेंगे। संभव ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। तो हम लोग क्या रहेंगे? यहीं पर पृथ्वी पे रहते हैं। हमारा उठना, बैठना, खाना, पीना, खेती, कमाना, जो जितना भी काम है वो सारा का सारा काम कहां हो रहा है? इस पृथ्वी के ऊपर हो रहा है। जितने भी प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप है वो आर्थिक क्रियाकलाप कहां हो रहे हैं? इस पृथ्वी के ऊपर होते हैं। और हम इस पृथ्वी को क्या करते हैं? अलग अलग रूप से भी हम क्या करते हैं? इस पृथ्वी को काम में लेते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन सा हुआ? इसलिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हुआ हमारे लिए भूमि। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज या संसाधन कौन सा है? हमारे लिए है पृथ्वी। क्यों पृथ्वी है? आओ उसको हम देखते हैं। तो यहां हम बात करें तो ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। अब देखो यहां पर किसको कहा जाता है? भूमि क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है? संपूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप अब देखो, आर्थिक क्रियाकलाप का मतलब क्या होता है? किसको कहा जाता है आर्थिक क्रियाकलाप? पैसे कमाने के लिए जो भी साधन है वो कहां होंगे? पृथ्वी के ऊपर ही होंगे। तो जितने भी प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप है वो कहां होते हैं? इस पृथ्वी के ऊपर होते हैं। संपूर्ण प्रकार की आर्थिक क्रियाकलाप हम भूमि पर करते हैं तथा भूमि का अनेक प्रकार से अलग अलग रूपों में उपयोग किया जाता है।
इसलिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन सा है? इसलिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है ये भूमि। इसलिए कौन सा है? इसलिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन जो है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हो जाएगा ये भूमि। फिर बात करें हम हमारे भारत की। भारत की भूमि कैसी है? भारत की जो क्षेत्र, भारत का जो धरातल है, भारत की जो भूमि है, वो भारत की भूमि किस प्रकार से है? तो बताया गया है भारत में अनेक प्रकार की भू आकृतियां है। अब देखो, क्या भारत की भूमि पूरी की पूरी एक जैसी है? छोटी क्लासों के अंदर, 9th क्लास के अंदर है। इससे पहले जो आपने 9th क्लास देखा ज्योग्राफी के अंदर, सबसे पहला पार्ट ये था भारत का भौतिक स्वरूप। फटाफट फटाफट कमेंट्स करना और कमेंट्स करके मुझे बताना। जो सबसे पहले कमेंट्स करेगा उसका नाम मैं लूंगा, पक्का गारंटी। अभी तक किसी का नाम नहीं लेना, चलो अब मैं तुम्हारा नाम लेता हूं। जो सबसे पहले कमेंट्स करेगा उसका मैं नाम लूंगा। प्रश्न सुनना ध्यान से, प्रश्न क्या है? भारत को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है, उनके नाम बताइए। उनके नाम बताइए। तो भारत के भौगोलिक भाग कितने हैं और कितने भागों में उसको बांटा गया है, फटाफट फटाफट उनके नाम बता दो। जो उन भौगोलिक भागों के नाम बताएगा उसका लिया जाएगा नाम। मैं यहां पे उनका नाम लूंगा। देखते हैं कौन बताता है, देखते हैं कौन बताता है। किसके पास में? वेरी गुड, बीएस शर्मा कह रहा है 6 भाग है। बिल्कुल बीएस शर्मा, 6 भाग तो हो गए, लेकिन वो 6 भाग कौन कौन से हैं? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैं देख रहा हूं कई सारे लोगों के विकास, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लक्ष्मी, दिनेश, मोहित, सूरज, बिल्कुल चंद्र प्रकाश, बिल्कुल बिल्कुल 6 भाग है, लेकिन नाम क्या है उनके? अब उनके बताओ नाम, अब उनके नाम बताओ, अब उनके नाम क्या क्या है? ठीक है, 6 भाग तो हो गए, मान लिया, हाँ तुमको आ गया 6 भाग। अब 6 भाग कौन कौन से हैं? चलो एक एक करके गिनाओ मुझे, एक एक करके मुझे गिनाओ 6 भाग कौन कौन से हैं। वेरी गुड, सबसे पहला आया है हिमालय। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही है, हिमालय प्रदेश। बिल्कुल, गंगा का मैदानी भाग बिल्कुल सही है, बिल्कुल गंगा का मैदानी भाग बिल्कुल सही है। तो देखो, अब आपने 2 तो बता दिए, हिमालय बता दिया आपने, गंगा का मैदान बता दिया आप लोगों ने। फिर दक्षिण का पठार भी हो जाएगा, समुद्र तट्टे मैदान भी हो जाएगा, द्वीप समूह भी हो जाएगा और थार का मरुस्थल भी हो जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ, भारत की आकृति त्रिभुजाकार है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, मान लेता हूं मैं आप लोगों की बात। लेकिन मैं प्रश्न ये पूछ रहा हूं, प्रश्न क्या पूछ रहा हूं? भारत को कितने भौगोलिक भागों के अंदर बांटा गया है? 6 भौगोलिक भागों के अंदर बांटा गया है। और जो 6 भौगोलिक भाग है, वो 6 भौगोलिक भाग कौन कौन से? सबसे पहले उत्तर से हम बात शुरू करते हैं। उत्तर से बात शुरू करें तो उत्तर के अंदर आ जाता है हिमालय पर्वतीय प्रदेश। नंबर 1 ना, शब्द क्या है? पर्वतीय, पर्वतीय प्रदेश। एक शब्द गिन लो, पर्वत। फिर दूसरा आता है उत्तर का विशाल मैदान। क्या शब्द आया है? मैदान। फिर दक्षिण के अंदर थोड़ा चलें तो आता है समुद्र तट्टे मैदान। अब चाहे नदियों का मैदान हो चाहे समुद्र का मैदान हो, क्या हो जाएगा? मैदान। तो मैदान। 2 भाग ये हो गए। तीसरे भाग के बारे में बात करें तो तीसरा भाग क्या आ रहा है? पठार। तीसरा भाग क्या आ रहा है? तीसरा भाग आ रहा है पठार। चौथा भाग आ रहा है द्वीप और 5वां आ रहा है मरुस्थल। है मरुस्थल, लेकिन है क्या? वो भी एक प्रकार का मैदान ही है। तो यहां देखा जाए तो मोटे मोटे रूप से कितने भाग हो गए? 4 भाग हो गए। कौन कौन से 4 भाग हो गए? तो 4 भागों के अंदर हम बात करें तो हमको भारत के अंदर पर्वत नजर आते हैं, हमको भारत के अंदर पठार नजर आते हैं, हमको भारत के अंदर मैदान नजर आ जाते हैं और हमको भारत के अंदर द्वीप समूह नजर आ जाते हैं। कितनी आकृतियां हैं भारत के अंदर? भूमि की आकृतियां कितनी हैं? तो भूमि की रिधि कुमारी बिल्कुल सही है। वाह क्या बात है मेरे शेरों, पूरे के पूरे अक्षय कुमार शर्मा, वाह क्या बात है, बिल्कुल सही है, एकदम सही है, 100% सही है, बिल्कुल 100% सही है। ठीक है, तो अनेक प्रकार की भू आकृतियां हैं हमारे देश भारत के अंदर। और अनेक प्रकार की जो भू आकृतियां हैं उसमें कौन कौन सी आकृतियां? हमको पर्वत मिलेगा, पठार मिलेगा और हमको मैदान मिलेंगे और साथ साथ में हमको द्वीप समूह भी मिलेंगे। लेकिन मुख्य रूप से हम बात करें तो मुख्य रूप से कितने आकार मिलेंगे? तो मुख्य रूप से हम लोगों को ये 3 आकार देखने को। वो द्वीप जो है वो द्वीप ही क्या, या तो मैदान होगा या पर्वत होगा या पठार होगा, उसी का तो एक भाग होगा। लेकिन मुख्य रूप से हम बात करें तो 3 आकृतियां हम लोगों को भारत के अंदर देखने को मिलती है। ये 3 आकृतियां कौन कौन सी है? ये 3 आकृतियां कौन कौन सी, कितने कितने क्षेत्र के अंदर वो फैली हुई है? इन 3 आकृतियों के बारे में मैं बात करूं तो सबसे पहले आपके पास में आ जाता है मैदान। भारत के लगभग हम बात करें तो 43% भूमि जो है, कितनी भूमि? 43% जो भूमि है वो 43% भूमि पर क्या स्थित है? 43% भूमि पर स्थित है मैदान। 43% भूमि पर क्या स्थित है? 43% भूमि पर स्थित है
मैदान। फिर बात करें पर्वत के बारे में, तो पर्वत कितना है, तो पर्वत बताया गया है, पर्वत है हमारे यहां पर 30% भाग पर। भारत के कुल क्षेत्रफल का जो 30% क्षेत्र है, वो 30% क्षेत्र क्या है, वो है पर्वत। और फिर हम बात करें 27% भाग की, तो ये 27% भाग क्या है, तो बताया गया है ये 27% भाग है पठार। 27% भाग क्या है, पठार। अब देखो ये जो मैदान है, ये मैदान हमारे लिए क्यों उपयोगी है, तो बताया जाता है मैदान हमारे लिए इसलिए उपयोगी है क्योंकि इस मैदान के अंदर क्या किया जाता है, कृषि की जाती है। खेती बाड़ी का काम कहां होगा, इसी क्षेत्र के अंदर होगा। साथ ही साथ जितने भी प्रकार के भारत के अंदर औद्योगिक क्षेत्र है, वो औद्योगिक क्षेत्र कहां है, इन्हीं मैदानों के अंदर। तो खेती का काम कहां हो रहा है, इन्हीं मैदानों के अंदर हो रहा है। उद्योगों की स्थापना कहां हो रही है, उद्योगों की स्थापना भी इसी मैदानी भाग के अंदर हो रही है। पर्वतों की क्या भूमिका है, पर्वत हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, पर्वतों का क्या महत्व है, तो पर्वतों के बारे में बात करें तो पर्वत इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे भारत के अंदर जो 12 महीने बहने वाली नदियां, 12 मासी नदियां यहीं से निकलती है। कल कल करती हिमालय से नदियां देखो यहीं से पर्वतों से निकलती है। पूरे 12 महीने उनके अंदर पानी रहता है, इन्हीं पहाड़ों से, इन्हीं पर्वतों से तो निकलती है। और अगर आपको कहीं घूमने के लिए कहा जाए, अभी आपको कहीं घूमने के लिए कहा जाए, कहां चलें घूमने के लिए बताओ। वैसे तो हमारे हिस्ट्री के अंदर पढ़ने वाले जो 10th क्लास के हैं, मेरे साथ में 2 दिन पहले ही दांडी की यात्रा करके आए हैं। आए हो ना, जल्दी जल्दी बता दो मेरे साथ दांडी की यात्रा पे कौन कौन थे, कौन कौन चले थे दांडी यात्रा पे, वो एक बार फटाफट फटाफट यहां पर कमेंट्स करके बता दो। हम परसों जो दांडी यात्रा पे गए थे, कौन कौन था उस दांडी की यात्रा पर, देखते हैं दांडी वाले कौन कौन आए, उनकी थकान हटी कि नहीं हटी। फटाफट फटाफट कमेंट्स करके बता दो दांडी चलने वाले कौन कौन थे। फिर ले चलता हूं मैं आज आप लोगों को अभी पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ। और अब देखो आप लोगों को शिमला की बात करें, मनाली की बात करें, कुल्लू की बात करें, ये सब पर्वतीय क्षेत्र कहां है, ये सारे के सारे पर्वतीय क्षेत्र जो है। अरे ये लंदन जाने वाला कौन है रे, वहां अभी, हाँ मैं था सर, आई एम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। मतलब ये सारे के सारे दांडी यात्रा पर थे ना, बिल्कुल। और अगर 9th क्लास वाले हैं तो 9th क्लास वालों को कहां लेके गए थे, दक्षिण अफ्रीका। और 9th क्लास वालों के साथ में यात्रा की थी दक्षिण अफ्रीका की। तो दक्षिण अफ्रीका वाले भी बता देना दक्षिण अफ्रीका वाले कौन कौन थे और दांडी यात्रा वाले कौन कौन थे। बिल्कुल आप सब थे दांडी यात्रा पर। तो देखो अभी वो तो ठीक है, गांधी जी के साथ हमको जाना था तो हम दांडी यात्रा पर चले गए, लेकिन हमको हमारी इच्छा से पूछते घूमने के लिए तो हम दांडी पे जाते क्या, नहीं हम दांडी पे नहीं जाते, फिर तो कहीं कुल्लू जाते, मनाली जाते, शिमला जाते, देहरादून जाते, है ना, इन जगह पर घूम के हम आते। ये जगह कौन सी है, ये जगह कौन सी है, इन जगह के बारे में बात करें तो ये है सारे के सारे पर्वतीय क्षेत्र। नदियां यहां से निकलती है और नदियों के साथ साथ में जो हमारे पर्यटन स्थल है, वो पर्यटन स्थल कहां है, पर्यटन स्थल है हमारे इन्हीं पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर। इसलिए भी ये पर्वत हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए पर्वत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। फिर हम बात करें पठारों के बारे में। ये पठार भला हमारे क्या काम आते हैं, इनका हमारे लिए क्या उपयोग है, ये पठार हमारे लिए किस काम में आ रहे हैं। तो इस पठारी क्षेत्र की बात करें तो पठारी क्षेत्र के बारे में बात करें तो हम लोग देखेंगे इस क्षेत्र के अंदर हम लोगों को नजर आता है सर्वाधिक खनिज और साथ साथ में जंगल। क्या नजर आएगा, सर्वाधिक वन और सर्वाधिक खनिज। सबसे ज्यादा खनिज और सबसे ज्यादा जंगल के क्षेत्रों के अंदर पाए जाएंगे इन पठारी क्षेत्रों के अंदर। तो हम लोग हमारे जो मैदानी भाग है वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कितने प्रतिशत भाग पर है, 43% भाग के। क्यों, क्योंकि यहां पर खेती होती है और जितने भी प्रकार के उद्योग है वो सारे के सारे यहां स्थापित हुए हैं। पर्वत भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है पर्वत हमारे लिए, क्योंकि इन पर्वतों से 12 महीने बहने वाली नदियां निकलती है, 12 महीने बहने वाली नदियां निकलती है। और साथ साथ में हम बात करें तो ये जो पर्यटन स्थल है, जितने भी प्रकार के टूरिस्ट स्पॉट है, वो जगह कहां है, घूमने लायक जगह कहां है, तो घूमने लायक जगह तो बेटा यही इन पहाड़ों के अंदर, इन पहाड़ों की वादियों पे बर्फीली फिजाओं में जाकर घूमे तब मजा आए। और वो कहां है, वो इन्हीं पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर यहां पे पर्यटन स्थल स्थापित किए गए हैं। और फिर बात करें इन पठारों की, ये पठार हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इन पठारों का हमारे जीवन में क्या योगदान है, ये पठार हमारे किस काम के हैं। तो बताया गया ये जो पठार है, ये पठार हम लोगों को खनिज दे रहे हैं।
इन पठारी क्षेत्रों के अंदर जंगल है और खनिज और जंगल दोनों ही कहां, ये पठारी क्षेत्र के अंदर है, इसलिए भी ये पठार हमारे लिए क्या है, बड़े उपयोगी है। तो यहां हम देखें, हमारे यहां भारत की जो भूमि है उस भूमि के मुख्य रूप से कितने भाग हो गए, तो मुख्य रूप से हमारे यहां पर भाग हो गए 3। यहां हम देखें भारत में भूमि की मुख्य 3 आकृतियां मिलती है, मुख्य 3 आकृतियां मिलती है। और वो जो 3 आकृतियां मिलती है ना, वो कौन कौन सी है? सबसे पहले हम लोगों ने बात की कौन सा, मैदानी क्षेत्र जो भारत के कुल 43% भाग पर स्थित है। फिर हम बात करें दूसरा, पर्वतीय क्षेत्र जो कितने प्रतिशत भाग पर स्थित है, 30% भाग पर स्थित है। और तीसरा हम देखें ये पठारी भाग जो कितने प्रतिशत भाग पर स्थित है, जो हम लोग देखें तो 27% भाग पर स्थित है। जो कितने प्रतिशत भाग पर स्थित है, 27% भाग पर स्थित है। तो ये तो हो गए पूरे के पूरे हमारे यहां के भूमि के आकार के अलग अलग रूप। ये तो क्या हो गए, ये तो हो गए हमारे भूमि के आकार के अलग अलग रूप। तो ये तो भूमि के आकार के अलग अलग रूप हो गए। अब भारत के अंदर जो भूमि है उस भूमि का उपयोग कैसे किया जाता है, यहां ये जो भूमि है हम उस भूमि को किस काम में ले रहे हैं, किस उपयोग के अंदर ले रहे हैं। तो भूमि के उपयोग के बारे में बात करें तो आपको यहां पे 2 ग्राफ नजर आ रहे हैं। आपको यहां पर क्या होंगे, 2 ग्राफ नजर आएंगे। एक ग्राफ तो है 1960 से लेकर 61 तक का, और दूसरा ग्राफ कब का है, 2014 से लेकर 2015 के अंदर जो सर्वे किया गया था उस समय का। अब यहां देखना एक एक चीज को। सबसे पहले हम देखें तो यहां ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है, ये क्षेत्र किस रूप में हम लोगों को यहां पे नजर आएगा, तो ये तो है शुद्ध बोया गया क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। ये भी यही है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। डायग्राम को अच्छे से समझिएगा। डायग्राम को समझ गए तो आसानी से पूरा का पूरा आप लोगों को क्या होगा, खेल समझ में आ जाएगा, किस प्रकार से भूमि का उपयोग हो रहा था और भूमि के उपयोग में किस प्रकार का परिवर्तन अब यहां पर आया है। फिर उसके बाद में देखें ये क्षेत्र क्या है, तो बताया जाता है ये क्षेत्र है वन। ये क्षेत्र क्या है, वन है। फिर यहां हम देखें ये क्षेत्र कौन सा है, तो बताया गया ये क्षेत्र जो है ये है बंजर भूमि। ये वाला क्षेत्र कैसा है, ये वाला क्षेत्र बताया जाता है ये वाला क्षेत्र है बंजर भूमि। उसके बाद में हम देखें तो ये क्षेत्र क्या है, तो बताया गया ये है गैर कृषि कार्य में काम आने वाली भूमि, गैर कृषि कार्य की भूमि, यानी ऐसी भूमि जहां पर कृषि का कार्य नहीं होता है, कृषि के अलावा कोई और कार्य होता है, ये वाली भी गैर कृषि कार्य की भूमि होगी। फिर उसके बाद देखें ये वाला भाग, ये भाग कौन सा है, तो बताया गया ये है पशुओं के चरने के लिए यहां पर बनी गई है स्थायी चारागाह। ये क्या है, स्थायी चारागाह, पशुओं के चरने का स्थान जहां पर पशु क्या होंगे, चरने का कार्य करेंगे। फिर ये वाला जो क्षेत्र देखें वो कैसा, जो है तो खेती के लायक लेकिन बंजर पड़ी है। ये क्या है, ये है कृषि योग्य बंजर भूमि, जो खेती के लायक है लेकिन फिर भी क्या है, बंजर पड़ी है। उसके बाद में ये वाला क्षेत्र किसका है, तो बताया गया ये है परती भूमि। अभी मैं एक एक के बारे में समझाऊंगा, परती क्या होती है, बंजर क्या होती है। और ये वाले क्षेत्र देखें तो ये वाला क्षेत्र किसका है, तो बताया गया ये है वर्तमान परती भूमि, वर्तमान परती भूमि। अब देखो 2 चीज से इस पूरी की पूरी डायग्राम को समझ लो, इस पूरे के पूरे सारणी को समझ लो, क्या मजारा है, किस बात की ओर इशारा किया जा रहा है। यहां हम देखें तो 1960-61 की बात करें तो जो कृषि योग्य क्षेत्र था जहां पर खेती होती थी उसका प्रतिशत कितना है, उसका प्रतिशत बताया गया है 46.26%। वही हमारे यहां पर 45 हो गया, यानी 1% क्षेत्र कृषि का क्या हो गया है, घट गया है। पहले 46.26% भूमि पर खेती होती थी, अब केवल 45.5% भूमि पर ही खेती हो रही है, यानी 1% खेतों के जोत का आकार है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। फिर बताया गया जो वन था वो 18.11 था, लेकिन अब जंगलों का क्षेत्र क्या हो गया है, बढ़ गया है, कितना हो गया है, वो हो गया है 23.3।
जंगल 1960-61 के अंदर जितने 18 पॉइंट थे, 18 पॉइंट से क्या हो गए, हम लोगों ने बढ़ाकर 23 पॉइंट कर दिए गए। क्यों 23 पॉइंट कर दिए गए? क्योंकि हमारे यहां पर जंगली क्षेत्र को क्या है, बढ़ाने की वकालत की जा रही, जंगली क्षेत्र को आगे लाने की बात की जा रही है। फिर देखा जाए जो बंजर क्षेत्र था, वो बंजर क्षेत्र कितना था, 18%, वो भी घटा है, कितना हो गया, केवल 5% हो गया है। फिर गैर कृषि कार्य क्षेत्र जो थे वो बढ़े हैं, गैर कृषि क्षेत्र बढ़ गए हैं। जो पहले 4% थे वो अब बढ़कर कितने हो गए, 8% के आसपास पहुंच चुके हैं। फिर स्थायी चारागाह जो थे वो पहले 4% थे, लेकिन अब घटकर कितने रह गए, 3% रह गए हैं। फिर हम बात करें यहां पर अलग अलग प्रकार के वृक्ष, फसल, उपवन आदि के रूप में जो आ रही है क्षेत्र, उस क्षेत्र का आकार भी क्या हो गया, बढ़ गया है, 3.6 हो गया है। फिर देखा जाए तो हमारे यहां पर जो कृषि योग्य बंजर भूमि थी, वो कृषि योग्य बंजर भूमि पहले 3.50% थी, वो घटकर कितनी हो गई है, 3.6% हो गई है। और फिर देखा जाए वर्तमान प्रति भूमि को, तो वर्तमान प्रति भूमि का आकार भी क्या हो रहा है, यहां पर बढ़ रहा है। तो लाडलों यहां समय हो रहा है पूरा। हालांकि ये टॉपिक मैं आप लोगों का फिर वापस रिवीजन करवाऊंगा, ठीक है, वापस अगली क्लास जो होगी उस अगली क्लास के अंदर क्या करेंगे, फिर वापस इसको लेंगे। तो बने रहिएगा, कंटिन्यू क्लासें रहेगी, उन क्लासों का आनंद लेते रहिएगा, अधिक से अधिक अपने और साथियों को भी बता दीजिएगा, क्योंकि समय की भी मर्यादा है, और समय की मर्यादा इसलिए यहां पर क्या करना पड़ रहा है, रुकना पड़ रहा है। और बाकी की जो क्लासें होंगी उन बाकी की क्लासों को, इसका आगे का जो पार्ट है और साथ साथ में भूमि के उपयोग वाला ये पार्ट हम हमारी अगली क्लास के अंदर फिर इसको रिपीट करेंगे, फिर इसको दोहराएंगे। तो दीजिए आप अनुमति, मैं लेता हूं आप लोगों से विदा। और जिस प्रकार से हम हमारी रोज की नियमित क्लासें चल रही है, उन नियमित क्लासों के अंदर खूब मजे से, कभी दांडी की यात्रा, कभी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा, आप देखो कहां कहां की यात्रा हम लोगों को करनी है, हिस्ट्री के अंदर, पॉलिटिकल के अंदर, ज्योग्राफी तो खैर यहां पर आप लोगों की चल रही है, इकोनॉमिक्स के अंदर, तो खूब मजे ले लेकर हम लोग पढ़ेंगे, मजे ले लेकर हम हमारी बातों को करते रहेंगे। तो दीजिए, अरे 10 मिनट बचे मुझे पता है, लेकिन मेरे बाद में अब जो नेक्स्ट सर की क्लास है जिस स्टूडियो के अंदर, उनका भी यहाँ पे पैनल वैनल सेट करना है, तुम चिंता मत करो, दीजिए मुझे अनुमति। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।